तो आप देख रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। ये कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को कम करने में सहायक होता है, साथ ही साथ कई और बीमारियों का इलाज भी होता है। विस्तार से उन्होंने बताया कि भारत का स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतिहास बहुत ही बड़ा रहा है और कई ऐसी बीमारियों के इलाज भारत के वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने इस ढूंढे हैं, जिसका कि आज की तारीख में विश्व में भी सराहना की जाती है। और आइए मिड डे प्राइम में आपको बताएंगे, आज नामांकन दाखिल करने का दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। किन नेताओं ने भरे पर्चे, साथ ही साथ चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल पर होगी सबकी नजर। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूच बिहार पहुंचेंगे और आज ही कूच बिहार में ममता बनर्जी भी अपना प्रचार करेंगी। तो आज चुनाव प्रचार को मिलेगी नई रफ्तार, नई धार। दिखाएंगे इन तमाम खबरों की। शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। बिहार के जमुई में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्पों का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ा चुनावी पारा। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की रैली। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दूसरे चरण के नामांकन भरने का आखिरी दिन। वायनाड में बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के नामांकन में शामिल हुई स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में तिरुवनंतपुरम से नामांकन दाखिल किया। मथुरा से हेमा मालिनी ने भरा पर्चा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के एलपी से दाखिल किया नामांकन। पप्पू यादव ने भी महागठबंधन के खिलाफ पूर्णिया से भरा पर्चा। सीपीआई-एम आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में 8 करोड़ परिवारों को बांटेंगे गारंटी कार्ड। कैंसर के मरीजों के लिए देश में शुरू हुई पहली घरेलू जीन थेरेपी। आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस आज। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है कविता। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का जलवा कायम। दिल्ली कैपिटल्स को हरा लगाई जीत की हैट्रिक। टेबल में शीर्ष पर बनाई जगह। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। पीएम मोदी ने जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के बल्लूपुर में जनसभा को संबोधित किया। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री की यह पहली राजनीतिक सभा है। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। जमुई के साथ साथ गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम ने कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का
कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार में शामिल विभिन्न दलों के एक साथ आने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले वे एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते थे, लेकिन आज वो एक साथ आ रहे हैं। आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हां पैसा मिल गया है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां दोपहर करीब 1 बजे कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और टीएमसी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, इसलिए दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने मौजूदा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का प्रतिद्वंदी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया से है। और कूच बिहार से हमारे साथी संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, आज एक तरह से सियासी संग्राम है, कूच बिहार कहें या पश्चिम बंगाल कहें। औपचारिक शुरुआत बिहार और पश्चिम बंगाल के आज प्रधानमंत्री ने कर दी है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे। कूच बिहार का सियासी तापमान अभी तक दोनों रैलियों से पहले कैसा दिखता है, जिसके बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल ऋतु, सियासी तापमान कैसा है, हमारे कैमरामैन आपको दृश्य दिखाएंगे इस सियासी तापमान के कि प्रधानमंत्री को आने में अभी 2 घंटे से ज़्यादा का समय है। और आप यहां पर देखें कि बड़ी संख्या में जो कूच बिहार और उसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी, ममता बनर्जी भी एक बड़ी रैली कूच बिहार में कर रही है। हालांकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है ये इलाका। और ये अगर हम देखें ऋतु के उत्तर पश्चिमी बंगाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 7 सीटों पर यहां पर जो विजय है वो हासिल करी थी और 1 सीट दक्षिण मालवा की कांग्रेस के पास गई थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस के पास एक भी सीट यहां से नहीं मिली थी। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस भी इस बार जी तोड़ कोशिश कर रही है कि यहां से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो हासिल कर सके। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन को बरकरार रखना है, बल्कि एक जो सीट उत्तर पश्चिम बंगाल से रह गई थी उस सीट को हासिल करना है। अगर आप देखें पूरे पश्चिम बंगाल के सिनेरियो को देखें ऋतु के 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 18 सीटें हो जाता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य भी रखा है 30+ का। और यही कारण है कि वो पूरी जीतोड़ जो कोशिश है वो कर रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल से ज़्यादा सीटें हासिल की जा सके। अगर हम ऋतु मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य में अपराध
के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा करप्शन के आप देखें कई सारे केस है, चाहे वो राशन घोटाला हो, इसके अलावा टीचर स्कैम हो, कई सारे ऐसे स्कैम हैं जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो तरसते हैं और जो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी सरकार आए, कम से कम ऐसी सरकार है जो पारदर्शी हो। इसके अलावा जो भी लोकसभा का जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाए वो पश्चिम बंगाल की तरक्की की बात करें, पश्चिम बंगाल के विकास की बात करें, क्योंकि अभी भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पश्चिम बंगाल राज्य दूसरे राज्य उनसे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बात को लगातार जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उठा रही है और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार कैंपेन कर रही है उसी तरह की जो कैंपेन है वो ममता बनर्जी की तरफ से भी देखने को मिल रही है। वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है और वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के साथ बिल्कुल नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की एक ही दिन रैली कूच बिहार से ये बताती है, हम लगातार देखते रहे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में चुनौती दे रही है। और बुधवार को ही नमो ऐप के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने जब बात की तो उस संवाद में भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का बड़ा मुद्दा होता है, चुनाव में जो हिंसा होती है। तो ममता बनर्जी इस चुनौती को तो स्वीकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन तैयारियां क्या ममता बनर्जी की दिखाई देती हैं? 5 साल बाद चुनाव में है, चुनाव के दौरान जो स्थिति दिखाई देती है कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो मामले हैं उसको लेकर ममता बनर्जी की तैयारी जमीन पर क्या दिख रही है? देखिए, ममता बनर्जी की अगर तैयारियों की बात करें ऋतु, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कूच बिहार में एक आज बड़ी रैली कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने भी अपने उत्तर पश्चिम बंगाल में जो कैंपेन की शुरुआत की है वो भी आज ही से की है। और जो हमें पता लगा है कि ममता बनर्जी अब से कुछ दिनों तक जो पश्चिमी बंगाल का जो उत्तरी भाग है उसमें लगातार कैंपेन करेंगे, चाहे जलपाईगुड़ी की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, कूच बिहार की बात करें, इन इलाकों में लगातार कैंपेन करेंगी। तो ममता बनर्जी भी पूरी ताकत लगा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो इस इलाके से हासिल की जा सके, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी को मायूसी हाथ लगी थी और भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यहाँ की 8 में से 7 सीटें जीती थी। यही कारण है कि ममता बनर्जी भी इस बार पूरी ताकत लगा रही है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ को तोड़ने की कोशिश की जाए। अब देखना होगा कि जब चुनावी परिणाम आएंगे कि आखिर कौन किस पे भारी लगा, लेकिन जिस तरह की जो भीड़ आप यहाँ पर देख रही हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश होंगे कि प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली हो रही है और जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर से हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, जो आप आगे तक देखें कि चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल के अंदर हैं उससे ज़्यादा लोग पंडाल के बाहर हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस भीड़ को देखकर जरूर उत्साहित होगी। अब ये भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होगी ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे उसी के बाद पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है ऋतु, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल नीरज, आज के चुनाव प्रचार के दिन लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पर ही हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में ममता बनर्जी की रैली होनी है और उसके बाद 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कूच बिहार। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेता किस तरह से जनता के बीच अपने मुद्दों को भी रखेंगे और तमाम वो राजनीतिक मसले जिस पर लगातार प्रहार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर करती रही हैं उसको और कितना धार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए कूच बिहार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के साथ एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का सम्मान तेजस्वी सूर्या को ही मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने न सिर्फ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है बल्कि संसद में भी युवाओं और देश की जनता की आवाज उठाई है। आज से 5 साल पहले आपने तेजस्वी सूर्या जी को रिकॉर्ड मतों से यहां से जिताया था। आपने सांसद बनाकर भेजा था, एमपी बनाकर भेजा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तेजस्वी सूर्या जी को युवा मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया है। ये सम्मान पूरे देश के 140 करोड़ इंडियंस में से अगर किसी युवा को मौका मिला है, दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के, सबसे बड़े युवा संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट होने का सम्मान अगर किसी को मिला है तो हमारे तेजस्वी सूर्या जी को मिला है। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ, बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद को बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने भाजपा की सदस्यता दिलवाई।
बता दें कि कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर दिशाहीन होने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। गौरव वल्लभ ने कहा है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि सनातन पर जब सवाल उठाए जाएं तब मैं चुप रहूं। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। उधर कांग्रेस से निष्कासित किए गए नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे निष्कासित करने का निर्णय लिया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। मैं आज 11:30 से 12 बजे के बीच विस्तार से बयान दूंगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखे गए पत्र को भी साझा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व सांसद संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस आशय का आदेश पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया। आदेश में कहा गया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने संजय निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी है। निरुपम ने इससे पहले कहा था कि राज्य में कांग्रेस ने खुद को शिवसेना यूबीटी के हाथों झुकने दिया था। इससे पहले बुधवार को पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया था। अब संजय निरुपम आज एक प्रेस वार्ता में अपना रुख स्पष्ट करेंगे। उधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन खारिज करने का आज आखिरी दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8 सीटें और मध्य प्रदेश की 7 सीटें, असम और बिहार की 5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। केरल की वायनाड संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नामांकन दाखिल किया। सुरेंद्रन के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल रहीं। वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूदा सांसद और प्रत्याशी हैं, जबकि सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है। इस प्रकार यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी के साथ एक रोड शो भी किया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगाया। वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पुल्लपल्ली बैंक की वजह से 120 करोड़ का घोटाला 420 का
कांग्रेस वालों ने किया है। करेक्ट? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है? तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेंगे, सनातन को अभिशापित करने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेंगे। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। हेमा मालिनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हैं। तीसरी बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। हेमा मालिनी ने कहा है कि तीसरी बार की अपनी सांसदी में वो मथुरा में बहुत सारे काम करने की योजना बना चुकी हैं। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धनगर आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा में सुरेश सिंह को खड़ा किया है। मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे मुकेश धनगर कह रहे हैं कि वो यमुना के बेटे हैं और उनकी जीत जरूर होगी। अब आते हैं, जब वो यमुना की बात करते हैं, यमुना की अप्रैल की बात करते हैं, मैं एक किसान का और एक मजदूर का बेटा हूँ, तो यमुना जी का पूजन होगा, ये दृढ़ संकल्प लूंगा, क्योंकि मैं यमुना पुत्र हूँ। मैं तब तक, ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उस यमुना के घाट से तब तक नहीं लूंगा जब तक उस यमुना के लिए सरकार कोई ना कोई प्रावधान नहीं करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज केरल के अलपुजा से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वेणुगोपाल वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा जीतने के बाद उन्हें अपनी राज्यसभा की सीट छोड़नी होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होगी। पहली बैठक में केंद्र में सरकार के विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के मद्देनजर चर्चा की गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3,75,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। नमो ऐप पर लगभग 1,70,000 सुझाव भी मिले हैं। पिछली बैठक में 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। CPIM अपने 3 भागों में वर्गीकृत घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दे, आर्थिक संकट, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्य को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेगी। और भाजपा और CPIM के घोषणा पत्र को लेकर होने वाली बैठकों पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं शैलेंद्र मिश्र का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि कुमार। दोनों ही हमारे साथ ही हैं, एक भाजपा मुख्यालय से, दूसरे CPIM के मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास ही आना चाहेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है घोषणा पत्र को लेकर, जहां एक तरफ कांग्रेस भी घर घर गारंटी लेकर जा रही है, तो उसकी टक्कर में उसको जवाब देने के लिए वो क्या ज्ञान है जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र के जरिए सामने लेके आएगी? ऋतु, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करने से पहले देश भर में लोगों से सुझाव मांगे थे, और हमने देखा कि देश के सभी प्रमुख शहरों में बीजेपी की तरफ से वैन गई, उसमें लोगों ने सुझाव दिए, मिस्ड कॉल से सुझाव दिए गए, नमो ऐप से सुझाव मांगे गए और लाखों सुझाव मिले हैं। उसका संकलन किया जा रहा है। और इस बीच दूसरी बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होनी है। 27 सदस्यीय समिति है, इसमें तकरीबन सभी प्रमुख राज्यों के बीजेपी के नेता हैं जो इस घोषणा पत्र संकल्प पत्र को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बीजेपी का फोकस है 2047 तक, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत बनाना है, उसके लिए क्या रूपरेखा रहने वाली है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी दरअसल जो 10 वर्षों में जो वादे पूरे किए गए हैं, जो उपलब्धियां हासिल की गई है, उसे बहुत जोर शोर से जनता को बता रही है। तो जो संकल्प पत्र आएगा उसमें उसका भी जिक्र हो सकता है कि कौन कौन से वादे पूरे किए गए हैं और क्या क्या उपलब्धियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने हासिल की है, देश ने हासिल की है, उसका भी विस्तार से जिक्र होगा। जो सूत्र बता रहे हैं कि 2047 के इर्द गिर्द दरअसल एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और साथ ही साथ जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनका विशेष तौर पर जिक्र होगा, जिससे लाभार्थियों को फायदा हुआ है। तो हम एक तरफ देखेंगे कि आधारभूत संरचना को लेकर उन योजनाओं पर फोकस हो सकता है, तो दूसरी तरफ कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे हम जानते हैं प्रधानमंत्री पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि 5 वर्ष जो मुफ्त अनाज योजना है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसको आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। इस तरह की तमाम कल्याणकारी योजनाओं, उस पर जो फोकस रहने वाला है उसका जिक्र हम देख सकते हैं संकल्प पत्र में। और इसके साथ ही साथ कुछ कोर मुद्दे जिन पर भी चर्चा हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको आप बीजेपी के संकल्प पत्र में उन प्रमुखता से जगह पाएंगे। तो माना जा रहा है कि अगले सप्ताह बीजेपी अपने संकल्प पत्र को जारी कर देगी, यानी पहले चरण के मतदान की तारीख से पहले ही। बिल्कुल शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का केंद्रित होगा उनका घोषणा पत्र। देखना दिलचस्प होगा। ऋषि हमारे साथ हैं। ऋषि, अगर हम लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों की बात करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का लगातार जनाधार सिकुड़ता चला गया है, लेकिन चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब तमाम पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच भी अपने बातों को, अपने आदर्शों को, अपने सिद्धांतों को लेकर जाते हैं। घोषणा पत्र एक उसका जरिया होता है। सीपीआईएम आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। क्या मुख्य बातें लगता है कि होंगी जो आकर्षित भी करें और जो जमीन पर उतरती दिखाई भी दे? देखिए ऋतु, जहां तक सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम आज अपने उस दौर से गुजर रही है जो कहा जा सकता है कि एक संकट का दौर है। हालांकि उनकी केरल राज्य में सरकार है, लेकिन जिस पार्टी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, लगातार 34 साल तक बंगाल में उन्होंने शासन किया था और किसी भी वामपंथी विचारधारा का लोकतांत्रिक तरीके से किया जाने वाला ये सबसे बड़ा शासनकाल था। लेकिन आज बंगाल में उनके पास एक भी विधानसभा सीट नहीं है। जहां तक बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में उनके पास मात्र 3 सीट हैं, राज्यसभा में उनके पास 5 सीटें हैं और कुल मिलाकर उनके पास 80 से 87 के बीच में विधायक हैं, जबकि सबसे ज्यादा विधायक उनके पास निश्चित तौर से केरल से ही हैं। ऐसे में सीपीआईएम की कोशिश ये है कि जो उनका एजेंडा रहा है, जो उन्होंने अब तक देश के सामने एजेंडा रखा है, खासतौर से इस मामले में कि वो डाउन ट्रोडन और गरीबों और मजलूमों की बात करते रहे हैं। हालांकि अब उस बात को रीडिफाइन कर दिया गया है पॉलिटिक्स में, और उसको रीडिफाइन करते हुए जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पहले किसी जमाने में नारा हुआ करता था कि पीडीएफ को मजबूत करो, लेकिन आज उसी पीडीएफ को 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस तरीके से अब रीडिफाइन हो रहे हैं मुद्दे। ऐसे में आज देखना होगा कि सीपीआईएम किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में कुछ नए बदलाव के साथ सामने आती है, या उनके वही पुराने जो वायदे हैं और खासतौर से जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ या उसके पक्ष में, या कोई बीच का रास्ता निकालते हुए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और यहाँ नीतियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमने देखा था ऋतु कि जिस तरीके से बंगाल में पूंजीवाद का उन्होंने एक मुद्दा बनाया था और उसके बाद वो बंगाल में सिकुड़ते गए, उसके बाद उनके लिए चुनौती यही है कि किस तरीके से वो अपने मैनिफेस्टो के जरिए न सिर्फ लोगों को बल्कि व्यवस्था में एक भरोसा जगाने में कामयाब हो पाए कि वो जो करना चाहते हैं वो देश हित में है, तभी जनता उनके साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस पूरी जानकारी के लिए। देखना दिलचस्प होगा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जब सामने आएंगे। शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद। ऋषि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पार्टी प्रत्याशियों को बदलने का सिलसिला जारी है। सपा ने अब बागपत लोकसभा सीट के प्रत्याशी को बदल दिया है। पार्टी ने पूर्व में घोषित किए गए प्रत्याशी मनोज चौधरी की बजाय साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित करते हुए उन्हें सिंबल दे दिया है। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले सपा ने मनोज का टिकट काटकर अमरपाल को सौंप दिया। अमरपाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। मनोज चौधरी जहां जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वहीं अमरपाल शर्मा के जरिए सपा ने अब ब्राह्मण कार्ड चला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ में तीसरी बार टिकट बदला है। अब शहर की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। सुनीता वर्मा ने बताया कि वह आज नामांकन दाखिल करेंगी। सुनीता से पहले विधायक अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था।
दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में कुल 39 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से एक है पेरम्बलूर संसदीय सीट जो अनारक्षित है। डीएमके ने यहां दिग्गज नेता अरुण नेहरू को मैदान में उतारा है। अरुण नेहरू ने आज सुबह चुनाव प्रचार किया। रोड शो के दौरान वो लोगों से मिले और उनकी बातें सुनी। उनका मुकाबला एआईएडीएमके के एनडी चंद्रमोहन से है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनावी अभियान को दिशा देने और मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा का अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी सीट के विकासनगर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा आज दोपहर 12:50 पर पिथौरागढ़ में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह करीब 3:30 बजे देहरादून के विकासनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य के कुल 87,37,914 मतदाता राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सीपीएम नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार संविधान के आधार को धर्म के साथ जोड़कर संविधान को बदल रहे हैं। जो देश की गृह मंत्री हैं, उनका जो क्रोनोलॉजी है, वो क्रोनोलॉजी क्या है? वो एनपीआर, वो एनआरसी, वो सीए, वो सब जुड़ा हुआ क्रोनोलॉजी है। आप संविधान की आधार को धर्म के साथ जोड़कर आप बदल रहे हैं। ये मुख्य मुद्दा है यहाँ। अभी राजनाथ सिंह जी खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जो अमित शाह की क्रोनोलॉजी है उसको छिपाने का ये प्रयास कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि सीएए हमारे देश की संविधान का जो बुनियाद है, सेक्युलर बुनियाद है, उसको बदलने का प्रयास है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई होगी। कविता को पिछली सुनवाई में अदालत से राहत नहीं मिली थी। पिछली बार शुरुआती दलीलें सुनने के बाद कविता की जमानत पर बहस 4 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये तय करने को कहा था कि वह अंतरिम जमानत पर बहस करना चाहते हैं या नियमित जमानत पर।
विकास के कविता की जमानत पर आज सुनवाई है, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है पूरा? जी ऋतु, 2:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई होगी और जो पिछली जो सुनवाई थी उसमें भी ये बताया गया कि के कविता इसलिए भी जमानत चाहती हैं कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे की इम्तिहान होने वाले हैं, जिसकी वजह से उस ग्राउंड पर भी उन्होंने बेल मांगी है। अब इस पर आज विस्तार से बहस होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि ईडी फिर से, क्योंकि जब ईडी ने कस्टोडियल इंटरोगेशन जब रिमांड एप्लीकेशन लगाई थी उस वक्त भी ये कहा था कि फिलहाल इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। तो ईडी उसी स्टैंड पर अभी कायम रहेगी कि के कविता को इस वक्त जमानत पर छोड़ने से जो अभी जांच प्रगति है उस पर असर पड़ सकता है, वो गवाहों को प्रभावित करने या जो जांच है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, इसीलिए विरोध करेगी ईडी। जहां तक के कविता की बात है तो वो 2:30 बजे से दोबारा उनके वकील अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। उम्मीद ये भी है ऋतु की पूरी बहस जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद कोर्ट इसके लिए ऑर्डर रिजर्व करेगा, तो आज जमानत को लेकर के आदेश आने की संभावना कम है। आज पूरा आर्ग्यूमेंट अगर खत्म हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करके एक दिन तय करेगा जमानत याचिका पर फैसला देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास अभी तक की पूरी जानकारी का। विकास ने बताया कि 2:30 बजे के बाद एक बार फिर कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की जमानत को लेकर वकीलों के बीच दलीलें सुनी जाएंगी जज द्वारा। मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और खेल की खबरों के साथ जुड़ गई हैं हमारे साथी सुचित्रा। जी सुचित्रा, क्या खबरें आज? शुक्र ऋतु। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। गुजरात टाइटंस 3 मैच में 2 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। वहीं पंजाब किंग्स ने भी 3 मैच खेले हैं, उन्हें 1 मैच में जीत और 2 मुकाबलों में हार मिली है। टीम 8वें स्थान पर है। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली गुजरात टाइटंस अपनी प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। बात कल खेले गए मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स का शानदार प्रदर्शन कायम है। टीम ने बुधवार को विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 106 रन से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ केकेआर अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर सिमट गई। ये दिल्ली की 4 मैच में तीसरी हार है। कोलकाता को अगला मैच 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेन्नई में खेलना है। वहीं दिल्ली की टीम अपना अगला मैच 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। केकेआर की ओर से सुनील नरीन ने 39 गेंद में 85 रन की शानदार पारी खेली। बात फुटबॉल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार खेल जारी है। टीम ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में एस्टन विला की टीम को 4-1 से हरा दिया। मैन सिटी की इस जीत में टीम के स्टार खिलाड़ी फिल फोडेन का अहम योगदान रहा, जिन्होंने मैच में हैट्रिक लगाई। फोडेन के अलावा मैन सिटी की ओर से रॉड्री ने 1 गोल किया। वहीं एस्टन विला की ओर से एकमात्र गोल खेल के 20वें मिनट में ड्यूरन ने किया। फिल फोडेन इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं और उन्होंने अब तक इस सीजन में मैन सिटी के लिए 21 गोल किए हैं, जिसमें 2 हैट्रिक शामिल हैं। क्यूबा के पहलवान मिजेन लोपेज 4 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। ऐसे में अब उनकी नज़र पेरिस ओलंपिक में भी अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने पर है। उनके सामने चुनौती के रूप में उनकी बढ़ती उम्र है, लेकिन फिर भी हौसले की कसौटी पर वे खुद को खरा उतारने के लिए तैयार हैं। रेसलिंग के मैट पर दांवपेच की बारीकियों पर खुद को खरा उतारते ये हैं क्यूबा के दिग्गज पहलवान मिजेन लोपेज। महज 10 साल की उम्र में
कुश्ती के खेल से जुड़ने वाले मिज़ैन लोपेज पहलवानी में एक बड़ा नाम है। दरअसल इस पहलवान के नाम 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं जो इन्होंने लगातार जीते हैं और अब इनकी नज़र 5वें स्वर्ण पदक पर है। लोपेज अगर पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफल होते हैं तो वह विश्व के पहले ऐसे पहलवान होंगे जो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक लगातार हासिल करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई इस पदक के पीछे है। मैं बेताब नहीं हूँ, मैं साधारण तौर पर इसको देखता हूँ। देखिए, मैं ओलंपिक का आनंद लेता हूँ, हर पल को जीता हूँ, हर पल का आनंद भी लेता हूँ, हर एक लड़ाई का आनंद लेता हूँ। उसके बाद नतीजे मेरे हक में ही आते हैं। मैं इस बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने आप से आगे ना निकलूं। सबसे पहले आपको परिस्थितियों को समझना होता है और उसके बाद नतीजे आपके हक में आते हैं। देखिए, मैं हर ओलंपिक में इसी मानसिकता के साथ उतरता हूँ। मैंने इसी तरह से हर नतीजे को अपना बनाया है। मैं इस बार स्वर्ण पदक के लिए जा रहा हूँ, बस यही बात मेरे दिमाग में है और यही मेरा लक्ष्य भी है। हालांकि लोपेज के लिए इस बार जीत दर्ज करना आसान भी नहीं। दरअसल इसके पीछे वजह उनकी उम्र है। लोपेज की उम्र 41 साल है। अपनी इस कमी को ये पहलवान अपने हुनर और अभ्यास से दूर करना चाहता है और जिसके लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ अभ्यास करने वाले पहलवान मानते हैं कि लोपेज की पहलवानी में अभी भी बहुत दमखम बाकी है। मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ। मैंने टोक्यो ओलंपिक के समय भी उसके साथ ट्रेनिंग की थी। हालांकि अब मैं उसे और बेहतर तरीके से लड़ता देख रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक मिज़ैन को मैं जानता हूँ, उसके अंदर ऊर्जा अभी भी 30-32 साल वाली है। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, वह अच्छा कर भी रहा है और लगातार बेहतर की ओर है। सभी तरह के समीकरणों पर वह आज के युवा पहलवानों से मेरी समझ में कहीं आगे है। इस अगस्त को 42 साल के होने जा रहे मिज़ैन के खाते में बीजिंग ओलंपिक का स्वर्ण पदक, लंदन ओलंपिक का स्वर्ण पदक, रियो ओलंपिक का स्वर्ण और टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक शामिल है। जाहिर तौर पर यह इस पहलवान की बड़ी बात है कि वह एक बार फिर स्वर्ण पदक पर दांव लगाने के लिए तैयार दिख रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू के कटरा, जहां इस समय फारूक अब्दुल्ला एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसने शोर किया, कहा साहब ये जो पैसा है ये लूटा जा रहा है, लोगों के यहाँ नलका और पानी नहीं पहुंच रहा है। उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी ने उसको ब्रिटिश ने कहा बाहर निकलो। उसने प्रधानमंत्री के दफ्तर में खत लिखा कि साहब ये देखिए, जो आपकी ये स्कीम है पानी पहुंचाने की, ये वही काम कर रही है, इसमें लूट हो रहा है। आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसकी नहीं हुई, किसी ने पूछा नहीं। आज भी हमारी माएं बहनें गंदे नालों से, गंदे तालाबों से घर पानी लाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ये जो आपका आयुष्मान कार्ड है, इसमें 5 लाख आपके लिए रखे गए हैं। आप हैरान होंगे, कई अस्पताल ये करते हैं, अगर ये कार्ड दिखाएंगे तैयार हो। क्यों? क्योंकि मीडिया ये सुनो, उनका पैसा दिया नहीं गया है। करोड़ों रुपए इन अस्पतालों के अभी पड़े हुए हैं, वो अब थक गए, उन्हें बंद कर दिया। एक अस्पताल में एक गरीब आदमी, उसको दिल की शाखें बनानी थी, लगानी थी। एक था जिसको वो जो दिल को चलाने की मशीन होती है, यह हाल देखिए। जब वो अस्पताल पहुंचा, ये जिसको दिल की मशीन लगानी थी, मामूली मशीन जो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 लाख से भी कम की होगी, उसने मुझे फोन किया, कहा डॉक्टर साहब मेरे पास एक कार्ड है, इसमें 5 लाख का है। मैं इन डॉक्टरों से कह रहा हूं भाई, सबसे बेहतरीन मशीन क्यों नहीं लगा रहे हो, जब इस कार्ड में है वो 2.5 लाख की है, क्यों नहीं लगा सकते?
मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैं डॉक्टर साहब ये जो आपको 5 लाख है इसमें, आप क्यों इसको 1 लाख की मशीन लगा रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे फारूक अब्दुल्ला, जो इस समय जम्मू में कटरा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है वो किस तरह से श्रीनगर में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वक्त एक मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।